साल के अंदर उसने कितनी भयंकर ग्रोथ देखी है। आप देखिए कि 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन, यदि किसी ने लाख रुपया लगाया था तो लाख को 2 लाख में बदलने में लगा। मंडियां भारत में हैं, उनमें से एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर, इसका नाम स्टॉक एक्सचेंज क्यों डाला? मुंबई के अंदर 2 बड़ी मंडियां हैं। सर, इन दोनों बड़ी मंडियों में कोई बड़ा अंतर है क्या? मैंने कहा हाँ, क्या बड़ा अंतर है? मैंने कहा देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके और कंपनी के इस हिस्सेदारी के बीच में आज जितने भी व्यवधान हैं उनकी एक एक करके चर्चा करते हैं और उसी चर्चा को हम मार्केट इंटरमीडियरी कहते हैं। यानी आज के सेशन में जिन मार्केट इंटरमीडियरी की हम चर्चा कर रहे हैं वो असल मायने में आपके और शेयर के बीच में पड़ने वाले लोगों की चर्चा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी की सारी वो लिस्ट है जो हम पढ़ाएंगे। तो अब आज के सेशन में हम मार्केट में बात करना आपके लिए स्टॉक मार्केट में है, इक्विटीज में है। तो इक्विटीज के लिए आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि आपके और शेयर के बीच में कौन कौन आता है। कौन कौन आता है तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे रेगुलेटर्स की, जो कि गार्जियन हैं हमारे कैपिटल मार्केट के, हमारे उस बाजार के जहां से हम निवेश की बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पूरे बाजार की, शेयर बाजार की, जहां शेयरों को खरीदा बेचा जाता है और इसकी पूरी डिटेलिंग को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ये स्टॉक मार्केट है क्या? मैंने अभी हाल आपको क्या बताया? मैंने बताया कि मित्र, आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीदना चाहते हैं। बोले हाँ, मैं खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा आप जिस कंपनी का हिस्सा खरीदना चाहते हैं वही हिस्सा कोई और भी तो खरीदना चाहता होगा। बोले हाँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खरीदना चाहते हैं। मैं अपने उदाहरण के रूप में बताऊं कि मैंने हाल ही में जो मेरी नई कार खरीदी, उस कार का मुझे नंबर चाहिए था 0001। ये मुझे चाहिए था, ऐसा नंबर किसी और को भी चाहिए था। मतलब ऐसी जगह जब एक से ज्यादा व्यक्ति किसी एक चीज की डिमांड करने निकलते हैं तो उस पर्टिकुलर वस्तु की मांग बढ़ने लगती है, क्योंकि आप एक ही वस्तु को चाह रहे हैं। सोचिए वहां एक दो लोग और आ जाते जो यही चाहते कि हमें भी 0001 चाहिए, तो उसकी और डिमांड बढ़ती। और जब वस्तु एक है, चाहने वाले ज्यादा हैं, मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो होगा क्या? तो वो लोग उसका वैल्यू बोली लगाकर बढ़ाने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यही खेला स्टॉक मार्केट में होता है। आप किसी कंपनी का हिस्सा लेने गए। अब जब आप कंपनी का हिस्सा लेने गए, आपने हिस्सा मांगा, तो पता चला कि उस मंडी में उसी हिस्से की चाहत रखने वाले हजारों की संख्या में और बैठे हैं और उनने कहा कि अंबानी जी का ये इतना परसेंट हिस्सा, भाई साहब आप 100 में ले रहे हैं, मैं 110 में लेने को तैयार हूं। यहां पर आप इस बात की बोली लगाते जा रहे हैं। आपने 110 बोली लगाई, आपने 110 की बोली पर बता दिया कि अगर 110 में देना चाहते हो तो मैं इसके 100 ऐसे छोटे छोटे परसेंटेज में हिस्से ले लूंगा। तो आपके नाम पर मार्केट चढ़ने लगा। जैसे ही वो भाव मैच हुआ, टक से वो शेयर आपके कर दिए गए। सर, इतना आसान होता है क्या? सर, मेरे दिमाग में एक बहुत बेसिक डाउट है। मैंने कहा बताओ भाई, क्या डाउट है? सर, सबसे बेसिक डाउट तो यह है कि मैंने अंबानी जी की कंपनी का हिस्सा लिया, मैंने टाटा का हिस्सा लिया, ये टाटा को कैसे पता चला? सही, जैसे आपकी कंपनी में मैं अगर हिस्सा लूंगा तो आप इतनी लिखा पढ़ी करवाओगे, और ये बात तो एकदम लाजमी है। आप सोचकर देखिए ना, अगर मैं आज आपसे कहूं कि आओ और मेरी कंपनी में हिस्सा ले लो, तो आपके दिमाग में जो बेसिक प्रश्न आएगा वो क्या है? सर, लिखा पढ़ी कहां करवाओगे? एग्रीमेंट कहां करेंगे सर? कहीं पर कोई गारंटी वारंटी की बात होगी कि नहीं होगी सर? पता चले कि आप जो हैं बाद में मुकर गए तो हम कैसे मान लेंगे सर? आप पैसे लेके भाग गए तो क्या होगा सर? हम कौन से रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे सर? तमाम बातें आएंगी ना, चिंताएं तमाम आएंगी। इसका मतलब सर, मुझे कोई ऐसा आदमी बीच में चाहिए जो ये गारंटी दे कि मैंने अंबानी जी, टाटा, बिड़ला, इन सब के जगह पर जो भी शेयर खरीदे, वो शेयर या मैंने जो हिस्सा खरीदा वो मेरा ही है। कल को ये लोग मुकर ना जाएं। अब आपको क्या चाहिए? गारंटी। और इसी गारंटी को देने के लिए स्वयं महानुभाव हमारी सरकार कूद पड़ती है और सरकार कहती है, हे निवेशक, घबराओ मत, मैं आपके किए गए हर निवेश की पूर्ण सुरक्षा करूंगी और बकायदा इस निवेश की सुरक्षा के लिए मैं एक बड़ी अम्मा आपके देश में कानून से स्थापित करूंगी
और उस बड़ी अम्मा का नाम होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप सेबी कहते हैं। तो हमारे देश के अंदर यहां से एंट्री होती है सेबी की। सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है कि आपके जितने भी शेयर खरीदे बेचे जाने हैं उनका वो अपने हाथ से पूरी तरह मॉनिटरिंग करेगी कि आपके कहीं किसी प्रकार से शेयर गलत हाथ में ना चले जाएं। ओके, आपके शेयर आप तक मिले। ओके, कोई आपके शेयरों के जरूरत से ज्यादा भाव ना चढ़ा दे। ठीक है, ये तो बात करी आपने बड़ी अम्मा की, लेकिन सर मेरा सवाल इससे भी बेसिक है। मैंने कहा बताइए। यहां से जब कई बार आपने कहा कि किसी कंपनी का हिस्सा लेना है, सर मुझे मान लीजिए कि मेरी ही कंपनी वहां लेकर जानी है। देखिए, दो तरह की थॉट है। एक तो वो व्यक्ति है जो शेयर खरीदना चाहता है, एक वो व्यक्ति है जो शेयर बेचना चाहता है। मुझे मेरी ही कंपनी का हिस्सा बेचना है, मुझे मेरी ही कंपनी का हिस्सा बेचना है। और सर मान लीजिए कि मुझे मेरी कंपनी का हिस्सा बेचना है, तो इसके लिए करना क्या होगा? मैंने कहा अक्सर आपने बातें बाजारगी पर जब मेरे सेशन सुने हैं तब यह सुना होगा कि सबसे पहले जब कंपनी मार्केट में लिस्ट होने आती है तो वो आईपीओ के लिए आती है, जिसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये आईपीओ कैसे आता है, आईपीओ कैसे लेना होता है, इसकी डिटेल में हम बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यह समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मैं कंपनी के साथ अपनी कंपनी को लेकर पहुंचता हूं मंडी में। सर ये मंडी कहां होती है? भाई साहब ये मंडी है आपकी बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे के अंदर असल में दो बड़ी मंडियां हैं। जैसे हमारे शहर में अनाज बेचने के लिए अनाज मंडी और सब्जी बेचने के लिए सब्जी मंडी होती है, ऐसे ही शेयर बेचने के लिए इस देश में बहुत सारी मंडियां हैं। लेकिन उनमें से दो बड़ी मंडी हैं। जैसे कहते हैं ना प्याज की बड़ी मंडियों के अंदर नासिक की प्याज मंडी फेमस है, ऐसे ही अगर कंपनी के हिस्से आपको बेचने हो तो उसकी दो बड़ी मंडियां भारत में हैं। उनमें से एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर इसका नाम स्टॉक एक्सचेंज क्यों डाला गया है? स्टॉक एक्सचेंज इसलिए डाला गया है क्योंकि आप एक कंपनी का स्टॉक अपने नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं और अपने नाम के स्टॉक को किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। जब आप किसी के स्टॉक को ले रहे हो, किसी को स्टॉक दे रहे हो, यानी हिस्सेदारी खरीद रहे हो, हिस्सेदारी बेच रहे हो, तो इसे स्टॉक एक्सचेंज ना कहें तो क्या कहें? ओ ऐसा है। जी हां, बिल्कुल ऐसा है। तो फिर एक और प्रश्न है सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनियां खुद को बेचने जाती हैं तो शुरुआत कहां से करती हैं? मैंने कहा शुरुआत करती हैं कि मुझे अपना हिस्सा बेचना है, तो सेबी के पास पहुंचती हैं और सेबी से जाकर कहती हैं कि हे माननीय सेबी, मैं अपना इतना हिस्सा इतने रुपए में बेचना चाहती हूं। सर एक बात बताओ, अगर आप अपनी कंपनी अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड इसका कोई हिस्सा बेचने जाओ तो कितने में बेचोगे? मैंने कहा भाई मैं तो इतने में बेचूंगा कि एक ही बार में माला माल हो जाऊं। बोले इसका मतलब आपके मन में तो लालच आ गया। तो सेबी क्या इतनी बेवकूफ है क्या वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू ना जानती हो, उसे पता ही ना हो कि आपकी असली वैल्यू क्या है? मैं कहा नहीं यार, इंटेलिजेंट है सेबी तो जब सेबी इंटेलिजेंट है तो वो आपकी वैल्यूएशन कराएगी। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। तो सेबी आपकी पहले वैल्यूएशन कराती है। वैल्यूएशन कराने के लिए वो कई कंपनियों को साथ में रखती है, कई रेटिंग एजेंसीज को साथ में रखती है। आप में से कईयों ने विदेशी रेटिंग एजेंसीज के जैसे नाम सुने होंगे ना, फिच है, मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। ऐसे ही भारत के अंदर भी कई रेटिंग एजेंसीज हैं। उन रेटिंग एजेंसी से आपकी रेट करवाई जाती है कि कंपनी जिस तरह से चल रही है, जिस तरह के इसके साथ विवाद जुड़े हैं, जिस तरह के लाभ जुड़े हैं, अगर इन्हें देखा जाए तो इस हिसाब से इस कंपनी की इतनी ही वैल्यू बनती है और इतनी वैल्यू के हिसाब से यह कंपनी इतने ही शेयर निकाल सकती है। मर्जी नहीं चलेगी आपकी कि सर मैं तो मेरा एक शेयर लाख रुपए में बेचूंगा। मर्जी नहीं है। सामान कितना है आपकी कोठी में जरा ये बताओ, उसके हिसाब से बोली लगाएंगे। आपके पास रोकड़ा है नहीं, बातें बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। पहले आपके पास धन है, कंपनी की वैल्यू है, वर्थ है, तब जाकर के उसको शेयर मार्केट में आने देंगे। बोले अच्छा, शेयर मार्केट में कंपनी आ गई। अब शेयर मार्केट में जैसे ही कंपनी के लिए आप सेबी के पास गए कि सर मेरा हिस्सा बेचो, ठीक है साहब बेचो। मंडी में जैसे दुकान लगाते हैं ऐसे ही आपने अपनी कंपनी की दुकान लगा दी कि सर ये है एसीपीएल नाम की कंपनी, ये अपनी कंपनी के 10% हिस्से को बेचना चाहती है। अब 10% हिस्से को खरीदने के लिए बहुत से लोग हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया, 10 हिस्सों को
10 में नहीं बांटा, 1 2 3 4 करके नहीं बांटा, मैंने 10% हिस्सों को 10,000 टुकड़ों में तोड़ दिया। 0.001 0.001 ऐसे करके 10,000 टुकड़े बना दिए। मैंने कहा जिसको चाहिए ले जाओ। मान लो कि मेरी कंपनी का एक शेयर 10,000 रुपए का है, तो मैंने तो भाई साहब 1 रुपए का एक शेयर उपलब्ध करा दिया। इतने सस्ते शेयर पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। आपने शेयर उतार दिया कि लीजिए सर ले जाइए। साथियों, जब किसी कंपनी के पहले मालिक बनने आप जा रहे होते हैं, यानी कंपनी का सबसे पहला हिस्सा आप खरीदने जा रहे होते हैं, तो इसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का शुरुआती 1% भी मांग खरीदना चाहा, या फिर कहिए पहला शेयर भी कंपनी से आपने लिया, तो इसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो आईपीओस आते हैं वो प्राइमरी मार्केट के तहत आते हैं, प्राइमरी बाजार के तहत आते हैं। अच्छा, तो फिर सेकेंडरी बाजार क्या होता है? मैंने कहा कंपनी यानी कि एसीपीएल ने अपने शेयर मार्केट में निकाले थे। शेयर मार्केट में निकाले उन शेयर्स को जैसे ही आपने खरीद लिया 1-1 रुपए के अंदर, अब आपको कंपनी ने कहा कि 10% से ज्यादा अब नहीं निकालेंगे हम। ओके सर, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक आप में से कुछ और लोग खड़े हुए। पहले तो 10,000 लोगों ने ही शेयर खरीदे थे, अब नए 5,000 लोग और आ गए। उन्होंने कहा सर हमें भी शेयर खरीदने हैं। मैंने कहा सॉरी भाई, अब तो हमारे पास नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने प्लॉट खरीदना चाहा, प्लॉट एक ही था, जिसके पास चाहिए था वो उसको मिल गया। अब जिसने प्लॉट खरीद लिया आप उसके पास गए, भाई साहब ये प्लॉट मुझे दे दो। बोले भाई साहब मैंने तो 1 रुपए में खरीदा है। बोले 1 रुपए में खरीदा, भाई साहब मुझसे 2 रुपए ले लो और मुझे दे दो ये। तो मेरे प्यारे साथियों, जब किसी कंपनी का आप आईपीओ में शेयर लेते हैं, अगर वो शेयर नहीं खरीद पाते तो ये प्राइमरी मार्केट तो खत्म हो गया, लेकिन अब वही शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर यानी कि उस मंडी के अंदर बिकने चला आता है, और ये बिकने चला आया हिस्सा ही सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि अब इस हिस्से को खरीदने के लिए कुछ और लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो कहते हैं कि सर ये हिस्सा मुझे दे दीजिए, और वो हिस्सा के लिए बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, सर मुझे ये हिस्सा चाहिए। तो आप कहते हो कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा मैं उसको दूंगा। ये बोली लगाने का जो खेला है यही आपके स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा होता है। अच्छा भाई साहब, ये है खेला। यानी कि सेकेंडरी मार्केट में शेयर को जो ऑलरेडी बिक चुका है इसे दूसरी बार बेचा जाता है। क्या इसीलिए इसे सेकेंडरी कहते हैं? मैंने कहा सेंस तो इसका यही था कि दूसरी बार बेचा जाता है, लेकिन ये बेचारा कितनी बार बिकता है, कितनी बार खरीदा जाता है, किसी को नहीं पता है। आज बिका, फिर किसी ने दूसरे दिन और बेच दिया, किसी ने तीसरे दिन और चढ़ा के बेच दिया। एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। बेचने वाला मुनाफा कमा रहा है कि घाटा कमा रहा है, मार्केट सारा इसी पे जा रहा है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा कि सेकेंडरी मार्केट वर्सेस प्राइमरी मार्केट में सबसे बड़ा अंतर क्या है। शेयर सबसे पहले आया प्राइमरी मार्केट, और जैसे ही वो आकर के औरों के बीच बिकना शुरू हुआ तो सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, खेला कहां हो रहा है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो सर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज क्या बेंगलोर में नहीं है क्या? दिल्ली में नहीं है क्या? भोपाल में नहीं है? अहमदाबाद में नहीं है? मैं तो बहुत जगह हैं। ये तो वही वाली बात है, मंडियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हीं मंडी में से नासिक मंडी का नाम क्यों लिया जाता है, या दिल्ली की आजाद नगर मंडी का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि जहां खरीदार इकट्ठे होते हो मंडी वो बढ़िया होती है, बेचने वाले खड़े होते हो वो मंडी बढ़िया नहीं होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू ही इसीलिए है क्योंकि यहां भर भर के खरीदार खड़े होते हैं। अच्छा भाई साहब, ये खेला है। मैंने कहा एग्जैक्टली यही खेला है। तो चलिए अब इन खेले को आगे लेकर चलते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट अगर आपको समझ में आया तो ये मैंने आपको बता दिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों मुंबई के अंदर दो बड़ी मंडियां हैं। सर इन दोनों बड़ी मंडियों में कोई बड़ा अंतर है क्या? मैंने कहा हाँ, क्या बड़ा अंतर है? मैंने कहा देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भैया बिल्कुल वैसे हैं जैसे अगर आपने कभी अखबार ध्यान से पढ़ा हो, तो जब आप अखबार ध्यान से पढ़ते हो तो अखबार के अंदर ना लिखे आते हैं आज के भाव। गेहूं इतने रुपए किलो बिका, आलू इतने रुपए किलो, टमाटर इतने रुपए किलो बिका। कोने में आता है एक बाजार का भाव। कभी देखिएगा, अखबार को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अखबार में मंडियों के भाव लिखे आते हैं, फलानी मंडी में अनाज इस भाव बिका, शहर की मंडी में इस भाव बिका, अनाज के भाव लिखे आते हैं। ऐसे ही शेयर बाजार के अंदर शेयर किस भाव पर बिके इसका रेट जो है वो कुछ पैरामीटर्स पर शो किया जाता है।
जैसे हम भाव बताते हैं, इतने रुपए क्विंटल बिका। जब अनाज मंडी की बात करेंगे तो अनाज का पैमाना क्या है, इतने रुपए क्विंटल बिका या इतने रुपए टन बिका। तेल मंडी का बात करेंगे तो इतने रुपए लीटर बिका। बात समझ रहे? ऐसे ही जब शेयर की बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो आप करते हैं कि ये इतने सेंसेक्स पर बिका। ऐसे ही जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो इतने निफ्टी पर बिका। अब आप कहेंगे क्या निफ्टी यूनिट है क्या, या सेंसेक्स यूनिट है क्या? देखो ये बड़ा ही अद्भुत संयोग है कि ये यूनिट भी नहीं है, लेकिन सेंसेक्स अपने आप में काम सारे यूनिट वाले ही करता है। कि सेंसेक्स बढ़ा इसका मतलब भाव बढ़ा, सेंसेक्स घटा इसका मतलब भाव घटा, निफ्टी बढ़ा यानी भाव बढ़ा, निफ्टी घटा यानी कि भाव घटा। या यदि यूनिट के रूप में कहा जाए तो आंसर ऑप्शंस में दे दिया जाए तो शायद हम कंफ्यूज हो जाएं। काम लेकिन ये वही करता है, मतलब उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग्स पढ़ने के तरीके हैं वही सेंसेक्स और निफ्टी कहला रहे हैं। अच्छा सर, सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां हैं जो आकर के अपनी दुकान सजाती हैं? बड़ा सवाल है, और यही बड़ा सवाल आज आप लोगों को मुझे समझाना है, इसी से सारा खेला होगा। मेरे प्यारे साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4000 कंपनियां हैं जो आकर अपनी आड़त की दुकान सजाती हैं। कितनी है? 4000 कंपनियां हैं। भाई साहब बहुत बड़ी मंडी है ये तो। और सर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, मैंने कहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 कंपनियां हैं जो अपनी दुकान सजाती हैं। सर मैं एक सवाल को लेकर परेशान हूं। मैं कहा बताओ भाई क्या सवाल है? सर किसी ने अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दुकान सजाई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी वही व्यक्ति दुकान सजाएगा क्या? मेरे को तो इस सवाल का जवाब दे दो। मतलब अगर टाटा का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है तो क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी होगा क्या? बड़ा सवाल है। द राइट आंसर इज यस। जरूरी नहीं है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां हो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ना हो, वो दोनों मंडी में रजिस्टर कर सकती हैं। अच्छा, मतलब मालिक अपने आप को दो जगह लगा सकता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन किसकी कितनी श्रद्धा, क्योंकि उधर 4000 कंपनियां लगी हैं, इधर 1600 लगी हैं। इसका मतलब कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने आप को दोनों जगह नहीं लगाया। थम्स अप करिए, इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यानी दो मंडियां हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार के दावेदार भी हो सकते हैं। बोले सर ये बात तो समझ में आ गई। अब अगला कंसेप्ट सुनते हैं। अब 4000 कंपनियों का माल बिकने के लिए खड़ा है। आप दिमाग में सब्जी मंडी लगाओ, और कभी सब्जी मंडी गए हो तो इसको बिल्कुल सब्जी मंडी समझ के चलना। एकदम ऐसा दिमाग में चलने लगेगा ना शेयर बाजार, कि आपको लगेगा कि यार अच्छा इतना आसान होता है क्या ये? बस उतना ही आसान है, बस उसी के लिए आपके साथ ये बहसबाजी चल रही है। अब सवाल हुआ सर, अगर उसके अंदर मान लीजिएगा इतना ज्यादा दुकानों पे दुकानें लगी हुई हैं, मैं कहा हाँ, तो आपने कहा कि सेंसेक्स बढ़ा, तो क्या 4000 कंपनियों का माल एक साथ बढ़ गया, या फिर 1600 कंपनियों का माल निफ्टी के अंदर एक साथ बढ़ गया? मैं कहा गुड क्वेश्चन, इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो बोले इसका राइट आंसर क्या है? मैं कहा राइट आंसर सुनो। अब ये जो 4000 कंपनियां हैं ना, सरकार बड़ा चालाक है। वो क्या करती है, जैसे आप कभी किसी स्कूल में पढ़े हो, किसी बड़ी स्कूल में पढ़े हो, तो बड़ी स्कूल में जब आप एडमिशन लेने जाते हो, जहां पर 5-7 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्कूल वाले इतने चालाक होते हैं कि वो अपने 10th के और 12th के रिजल्ट दिखाते हैं, और रिजल्ट में मेरिट में आए हुए 10 बच्चों की तस्वीरें बोर्ड पर लगाते हैं कि देखिए हमारे यहां से 10th में इतने बच्चे आए थे, 12th में इतने बच्चे मेरिट में आए थे। अपनी तरफ से मेरिट में बच्चे दिखा दिए। इधर की तरफ जो कंपनीज खड़ी हुई हैं, वो क्या वैसे ही मुंह दिखाई करती हैं क्या कि हमारी स्कूल में इतने बच्चे मेरिट में आए? हमने कहा बिल्कुल वैसा ही होता है। बोले क्या होता है? मैंने कहा स्कूल वाले बड़े चालाक हैं। क्या करते हैं, जैसे स्कूल वालों ने टॉप 10 रिजल्ट्स दिखाकर 5000 बच्चों को मूर्ख बना के अंदर बुलाया हुआ है, वैसा की वैसा ही ये शेयर बाजार भी करता है। पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जानकर हैरान हो जाएंगे अगर आप पहली बार जान रहे हैं, तो मात्र 30 कंपनियों के ही आंकड़े इस सेंसेक्स में दिखाता है। जिन्होंने पहली बार यह बात जानी, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा। 4000 कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें से 30 कंपनियां ही ऐसी हैं जिनकी मुंह दिखाई करते हैं। ये जो अपन सुनते हैं ना, सेंसेक्स इतना बढ़ा, इतना चढ़ा, इतना गिरा,
मेरे प्यारे साथियों, उनमें से 4000 में से 30 कंपनियां हैं बस जिनका डेटा दिखाते हैं। सर वो जो बाकी बच गई 3970 कंपनियां, उनका क्या? बोले भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। अच्छा ऐसा होता है? मैंने कहा ऐसा ही होता है। सर ये तो बड़ा गलत है। हमने कहा बहुत गलत है भाई साहब। सर तो फिर ये 30 कंपनियां कौन होती हैं? मैंने कहा देखो भाई, हमारे बाजार में कंपनियों को 3 भागों में बांटा हुआ है, उनकी अमीरी के आधार पर, मार्केट कैप के आधार पर, बाजार में उनके नियंत्रण के आधार पर। लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। कैप बोले तो कैपिटलाइजेशन, मतलब उनके जो शेयर की वैल्यू है और जो उनकी वर्थ है, उससे ये तय करके कि इस कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, 1 लाख शेयर इसने निकाले हुए हैं, तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी हुई। इस तरह से कंपनी की मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। रेट्स बांट रखी हैं, वो समय समय पर निर्धारित होती हैं। बोले फिर? तो मैंने कहा इनमें से ये जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, जो बड़े पैसे वाली कंपनियां हैं, उनमें से केवल 30 कंपनियों को ही छांटा जाता है। सर तो ये बड़ी कंपनियां भी बहुत होती होंगी, 100 200 500 तो होती होंगी। मैंने कहा बिल्कुल होती हैं, पर इनमें से 30 कौन सी होती हैं? अच्छा सर एक बात बताओ, एक बड़ा सवाल है। हमने कहा पूछो। सर मान लो कि आज इंडिया में आईटी सेक्टर की बूम आ रखी है, या मान लो कि डिफेंस की बूम आ रखी है, या मान लो कि ग्रीन एनर्जी की बूम आ रखी है, ऑयल की बूम आ रखी है। मार्केट एक प्रकार का मार्केट धुआंधार चढ़े जा रहा है, जैसे अमेरिका में इन दिनों हो रखा है, क्रिप्टो का बाजार एकदम भगे जा रहा है। तो बोले सर ऐसे तो कभी कभी कुछ एक ही प्रकार के सेक्टर की कंपनियां धुआंधार ऊपर चढ़ेंगी, तो क्या उन्हीं के आधार पर मार्केट कैप डिसाइड किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। सेबी अंकल है ना, सेबी आंटी है ना, जो भी आप माने, वो क्या करते हैं कि नहीं 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 नहीं, भारत के पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व ये जो 30 कंपनियां कर रही हैं, ये किसी एक सेक्टर से नहीं आएंगी। इनमें से कुछ कंपनियां आईटी से आएंगी, कुछ डिफेंस से आएंगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से आएंगी, कुछ फाइनेंस से आएंगी, कुछ केमिकल्स से आएंगी, इस तरह से कुछ बैंकिंग से आएंगी। इस तरह से इन कंपनियों का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। जैसे अगर आप किसी शादी में खाना खाने गए हो, वहां पर 100 मेनू लगे हों, लेकिन उन 100 मेनू में से आपकी टेबल पर आपने जो प्लेट में लिए, वो किसी एक मेनू को ही प्लेट में नहीं भर सकते। सर ये टेस्टी है, मैं तो इसी से पेट भरूंगा, नहीं साहब, फिर ये कहलाएगा कि आप हलवा खा के आ गए, खाना खा के नहीं आए। खाना खा के आए हो तो सलाद भी लोगे, दाल भी लोगे, सब्जी भी लोगे, चपाती भी लोगे, इसके बाद डेजर्ट्स भी लोगे, तब जाके मानेंगे कि आपने मील पूरा किया है। ऐसे ही सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियां, इन सारी कंपनियों में से बेस्ट बेस्ट निकाल कर बनाई जाती हैं। अरे अच्छा, तो फिर सर ये तरीका तो बुरा नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि आज भारत का बाजार चढ़ा, तो क्या हम ये मान लें, मतलब सेंसेक्स में इतनी चढ़ावट देखी गई, तो क्या हम ये मान लें कि 4000 कंपनियों ने भी चढ़ावट देखी होगी, ग्रोथ देखी होगी? मैंने कहा मान सकते हो, बुराई नहीं है। बोले क्यों सर? मैंने कहा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबके प्रतिनिधियों को ही तो आपने बिठा रखा है। अगर इस क्लास का एक स्टूडेंट टॉपर है, उस क्लास का एक बच्चा टॉपर है, टॉप सभी क्लासेस के एक एक टॉपर की लिस्ट आपने टाक रखी है, इसका मतलब क्लास टीचर तो बेकार नहीं है, क्योंकि उस क्लास का एक बच्चा टॉप मेरिट में आया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये स्कूल ओवरऑल बढ़िया है, क्योंकि हर क्लास से एक बच्चा टॉपर है, हर बच्चा हर क्लास से एक बच्चा मेरिट में है। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि टीचर नहीं पढ़ाता क्लास में, यानी कि ये सेक्टर तो बूम कर रहा है। इसी वजह से इन 30 को देखकर पूरे शेयर बाजार की हेल्थ बताई जाती है। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे देना, मैं मान जाऊंगा कि आपने अपना दिमाग चला लिया है, आप शेयर बाजार के लिए अच्छे बच्चे हैं। मुझे देखना होगा कि आप कितना अच्छा थॉट रखते हैं, आपकी सोच कितनी अच्छी है। मैं एक सवाल दाग रहा हूं, उसका आंसर यस और नो में दे देना। सवाल सिंपल है, अगर सेंसेक्स गिर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, देखो मैं बता चुका, 4000 में से 30 कंपनियां 30 परफॉर्म कर रही हैं, तो सेंसेक्स की बातें हो रही हैं। सेंसेक्स ऊपर चढ़ रहा है, सेंसेक्स नीचे चढ़ रहा है, जैसे मान लो 81,000 पर चल रहा है, अब वो 80 पर आ गया या फिर 82 पे चला गया, सेंसेक्स का ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना ये होता है, ठीक है। सवाल बहुत प्यारा है,
मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, क्या संभव है कि कोई कंपनी घाटा उठा जाए या कोई निवेशक बढ़ते बाजार में भी घाटा उठा जाए? यस और नो में आंसर करिएगा। 95% लोगों के आंसर यस में है। मुझे मैक्सिमम संख्या में यस दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का नो दिखाई दिया है। सवाल था कि मार्केट लाभ कमा रहा है, क्या संभव है कि किसी को घाटा हुआ हो? अब इसको दूसरे तरीके से चलते हैं। अब सवाल थोड़ा टफ कर रहे हैं, अब इसको रिवर्स कर रहे हैं। एकदम सेंसेक्स धराशायी हो गया, 85,000 से आकर गिरा 75,000 पे धूम करके एक ही दिन में। क्या संभव है कि कोई व्यक्ति इस दौरान उसी पर्टिकुलर बाजार में, उसी मंडी में, उन 4,000 में से कोई कंपनी मुनाफा कमा जाए? क्या यह संभव है? 4,000 कंपनियों का मतलब सेंसेक्स गिरा 85 से 75 पे आ गया। सेंसेक्स गिरा, इसका मतलब 30 कंपनियों का हाल बुरा हो गया। क्या अब भी संभव है कि कोई ऐसा निवेशक बाहर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई साहब मैंने तो आज बहुत पैसा बनाया है? ठीक बात है, बड़ी संख्या में यस है, कुछ लोगों के नो है, उनको मैं आंसर कर देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इसको बेसिक तरीके से समझो। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं समझा रहा हूं, मैं तो केवल एक बात समझा रहा हूं। इसको इस तरह से आंसर कर रहा हूं कि आपको ऑटोमेटिक आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ये नो वालों के लिए आंसर दे रहा हूं, यस वाले तो सही हो गए, पास हो गए। वो तो जिन्होंने नो दिया, जो लिटिल बिट कंफ्यूज है, उनको आंसर दे रहा हूं। साथियों, चूंकि सवाल पूछा गया कि मार्केट ने घाटा खाया, धाड़ से नीचे आया, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है मैंने तो भाई साहब बढ़िया मुनाफा कमाया, तो ये जो बढ़िया मुनाफा कमाने वाला है, ये आ कहां से गया? सर, संभव नहीं ना है, संभव नहीं है ना कि 35 या 30 कंपनियां गिरी हैं तो 4,000 की 4,000 कंपनियां गिरी हों। आप ही ने कहा कि टॉपर्स थे वो क्लास के, वो टॉपर आज परफॉर्म नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल वैसे है, इंडिया की क्रिकेट टीम के अंदर बेहतरीन बैटिंग लाइन है, लेकिन कई बार वो बैटिंग लाइन भी 100 रन भी नहीं बना पाती, और जो बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी हैं वो 50 से ऊपर के अर्धशतक मार जाते हैं। सर, ये तो बहुत बार हमने क्रिकेट में होता देखा है। जिनसे उम्मीदें थी कि ये शतक लगाएंगे, वो शतक वीर तो धराशायी हो गए, वो तो डक पे आउट हो गए, 10 भी नहीं बना पाए, लेकिन क्रिकेट टीम मैच जीत गई क्योंकि वो लोग बढ़िया खेल गए जो कि बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। इसका मतलब बाजार का गिरना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि एक अच्छा ट्रेडर नुकसान उठाएगा। नहीं, वो तो शेयर ही वो तलाश के रखा है कि ये मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये वाला शेयर भाई, इसकी जर्नी जो है ना, ये निर्बाध है, इस बात से प्रभावित ही नहीं है, ये चले जा रहा है। कि क्लास का हमेशा एक ही बच्चा टॉप करे जरूरी नहीं है ना, उस क्लास का कोई और बच्चा भी परफॉर्म कर सकता है। अर्थात सेंसेक्स माना कि ये पूरे की पूरे समुंदर का तापमान बताता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुंदर का तापमान बताते बताते अचानक समुंदर का कोई हिस्सा ठंडा ना निकल आए। हो सकता है पोल्स पर टेंपरेचर ठंडा हो। क्लियर? इसी तरह से रिवर्स, अगर शेयर में खूब लाभ कमा रहा है, क्लास के परफॉर्मर्स बढ़िया कर रहे हैं, क्या यह संभव नहीं है क्या कि कोई बच्चा फेल हो गया हो? बिल्कुल हो सकता है। मार्केट बढ़िया से ऊपर चला, लेकिन उनमें से कोई बच्चा फेल मार गया। संभव है कि कोई बच्चा फेल मार सकता है। अर्थात हमारे पास दोनों प्रकार के जवाब हैं। मार्केट का चढ़ना नुकसान भी दे सकता है, तो मार्केट का गिरना लाभ भी दे सकता है। जर्नलाइज बात है कि सेंसेक्स से आप मार्केट की हेल्थ पता लगा लेते हैं, मैक्सिमम की हेल्थ पता लगा लेते हैं, लेकिन सबकी नहीं। क्लियर है? चलिए, तो अब दूसरी बात पर हमने पहुंचे, हम सेंसेक्स के अंदर 30। सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो निफ्टी आता है, उसके पीछे लिखा आता है निफ्टी 50। अब ये 50 क्या है? मैंने कहा जो ये 50 है ना, असल मायने में जो 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उन 1600 में से 50 कंपनियों का ही ये अपनी हेल्थ बताता है। जैसे सेंसेक्स 4,000 में से 30 की हेल्थ बताता है, ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 50 कंपनियों के शेयर की ही हेल्थ बताता है। तो निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। यहां तक दोनों की बातें समझ में आ गई। दो मंडियां हैं, दोनों मंडियों के अपने अपने भाव हैं, जिन भावों को मैंने बता दिया।
ऐतिहासिकता पर जाएं तो भाई साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना है। बहुत ज्यादा ताजा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसी प्रकार से दुनिया भर में देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रैंक 9वें नंबर पर आती है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रैंक 8वें नंबर पर आती है। वो एक तरह से कंपनी की हिस्सेदारी हो गई। मैंने कहा हाँ सर, ये रखा कहां जाता है? मैंने कहा जैसे मैंने आपसे कहा डीमैटेरियलाइजेशन, मतलब कि इस कागज को हटाने की प्रक्रिया चली तो जो शॉर्ट फॉर्म बनकर आई उसी को कहा गया डीमैट। तो डीमैट क्या है? कंपनी का हिस्सा खरीदने के लिए बनाया गया अकाउंट डीमैट है। बोले ये कैसा अकाउंट होता है? मैंने कहा जैसे बैंक अकाउंट होता है ऐसे डीमैट अकाउंट होता है। बोले इसका मतलब मुझे अगर कंपनी का हिस्सा खरीदना है तो बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है? मैं कतई नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है? बस सिंपल सी जरूरत यह है कि आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोलें और उस डीमैट अकाउंट से ही जाकर के आप अपना शेयर परचेज करें। मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक भी आप लोगों के लिए पिन किया हुआ है। मैं एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में टीम से कहूंगा कि वो आप लोगों के लिए डाले, ताकि आप लोग उससे अगर कोई भी अब तक डीमैट अकाउंट ना खोला हुआ हो तो वो डीमैट अकाउंट खोल ले। लेकिन सर उस अकाउंट में भी क्या गारंटी है कि वो जो मैंने हिस्सा खरीदा वो सुरक्षित रहेगा? बस इसी काम को करने के लिए सरकार बीच में आती है और वो कहती है चिंता मत करो, मैंने इसका जुगाड़ किया हुआ है। और उस जुगाड़ का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के खरीदे गए शेयर का डिपॉजिटरी, यानी कि इसकी तिजोरी सरकार ने CSDL के नाम से बनाई हुई है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए शेयर्स की जो डिपॉजिटरी यानी कि जो तिजोरी है सरकार ने, वो NSDL के नाम से बनाई हुई है। अर्थात आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो खरीदने के बाद जो शेयर आपका जाकर जमा होता है आपको डीमैट में दिखता है, लेकिन सरकार ने उसकी पूर्ण व्यवस्था कर रखी है कि आपका ये शेयर किसी भी प्रकार से चोरी ना हो। तो ये एक चला जाता है CSDL में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और दूसरा चला जाता है NSDL में। सर ये CSDL NSDL क्या होते हैं आगे चल के डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शेयर सुरक्षित हैं अगर हम वो खरीदना चाहते हैं। ठीक है सर, जैसे ही ये कारनामा हुआ यानी डीमैटेरियलाइजेशन हुआ तो कॉमन सेंस यूज करो आप। जब आपको जाकर के सामान खरीदना हो तो कितना मुश्किल है। मतलब ऐसे समझो, आपको प्याज बेचने के लिए ट्रक में सामान लाद कर जाना पड़ रहा है, एक तो वो तरीका, और एक आपसे कहा जा रहा है आप तो घर पर ही रहो, यहीं से प्याज अपने आप बिक जाएगा। अगर आपसे ये वाली बात कर दी जाए कि प्याज को यहीं रख दो, रखे रखे बिक जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेल बढ़ने लगेगी। साथियों 17 साल में $1 ट्रिलियन का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट बढ़कर के इस तरीके से $5 ट्रिलियन का हो गया, क्योंकि अब जाने के लिए तो समय किसी के पास नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति घर बैठे बैठे शेयर खरीदना सीख गया, कंपनियों के हिस्से खरीदना सीख गया। यही कारण है कि आज हमारा शेयर बाजार जो बैठा हुआ है वो 416 लाख करोड़ पर बैठा हुआ है। अगर 80 के हिसाब से चलें तो $5 ट्रिलियन से ऊपर का मार्केट लेकर बैठा हुआ है। और आप इस ग्रोथ को देखें, पिछले 17 साल की ग्रोथ को ऑब्जर्व करें, तो आप सोचिए किसी व्यक्ति ने अगर 2007 में धन लगाना शुरू किया था तो मात्र 15 साल के अंदर, 17 साल के अंदर उसने कितनी भयंकर ग्रोथ देखी है। आप देखिए कि 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन, यदि किसी ने लाख रुपया लगाया था तो लाख को 2 लाख में बदलने में लगा 10 साल। किसी ने 2 लाख लगाया था, 2 को 4 में बदलने में, यानी फिर से एक और गुना उसके अंदर बढ़ोतरी देखने के अंदर लगा 5 साल। 3 से 4 में मात्र 2 साल, और यहां तो भाई साहब 1 ही साल लगा है। मतलब आप बाजार की ग्रोथ को अगर ऑब्जर्व करें तो जहां पहले 10 साल का अंतर था, उसके बाद में 4 साल का, उसके बाद 2 साल का, उसके बाद 1 साल का, यानी संभव है कि साल की अगली शुरुआत में यह बाजार 5 से 6 ट्रिलियन पहुंच जाए। कारण क्या है? क्योंकि लोगों ने इतना पैसा दे दिया लोगों को, कंपनियों को, कि वो बेहतर परफॉर्म कर पा रही हैं, और जब वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं तो मार्केट कैप बढ़ रहा है। कोई भी विकासशील देश इसी कारण से शेयर मार्केट में ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि लोग उसके साथ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। यही कारण है कि मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, अब दूसरी बात चलते हैं। तो सर एक बात बताइए, शेयर मार्केट में लोगों ने हिस्सा ले लिया, रेगुलेट करने कौन आया?
मैंने कहा देखो, पहले तो ये समझो कि शेयर बाजार में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। बोले बताओ कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो शेयर बाजार में हिस्सा ले रहे हैं, इनको हम डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट कहते हैं। लेकिन इसमें एनआरआई भी तो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, भारत की तरक्की में रोल प्ले करते हैं, वो भी भाग लेते हैं। साथ साथ भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो लाभ कमाना चाहती हैं, जैसे भारत के अंदर एलआईसी, अडानी के शेयर्स में, अडानी के शेयर्स को खरीदने में एलआईसी का बड़ा रोल है। तो भाई साहब एलआईसी हो गया, और भी बहुत सारी एजेंसियां हैं, चाहे भारत सरकार की तरफ से रेलवे उठा लो, एलआईसी उठा लो, ओएनजीसी उठा लो, एनटीपीसी उठा लो, ये लोग दुनिया भारत की अन्य कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं। आप और हमको तो क्या लगता है कि हम ही व्यापार कर रहे हैं। भाई सरकार तो नेक्स्ट लेवल पर व्यापार कर रही है। एलआईसी ने आपसे पैसे इकट्ठे किए डरा डरा करके कि मर जाओगे तो पैसा देंगे, उस पैसे को लेकर के वो भाई साहब भारत की कंपनियों में लगा रही है। भारत की कंपनियों, कई बार देखते हैं ना, अडानी के शेयर गिर रहे हैं तो एलआईसी के भी शेयर गिर रहे हैं, एसबीआई के भी शेयर गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अडानी के शेयर खरीद रखे। ऐसा नहीं कि वो केवल अडानी के खरीद रहे हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक के खरीद के बैठा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है कि एसबीआई के खरीद के बैठा हो, एसबीआई हो सकता है कि पीएनबी के खरीद के बैठा हो। सब लोग दूसरे की तरक्की में कि बेटा तुम बढ़िया दौड़ रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ दौड़ेंगे। ये लोग कौन है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा साहब, तीसरे कौन है? म्यूचुअल फंड वाले। ये कौन है? आपने कहा भाई साहब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है जितना एलआईसी के पास है। तो आपने क्या कहा? अपनी इस क्लास के अंदर मान लो कि 50,000 लोग हैं, 50,000 लोगों ने कहा सर 100-100 रुपए ले लो हमसे। 50,000 लोगों के बन गए 50 लाख, और 50 लाख लोग एक साथ गए किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। तो इतने सारे लोगों का पैसा म्यूचुअली इकट्ठा किया गया फंड अगर किसी में लगाया जाए तो म्यूचुअल फंड कहलाता है। तो भाई साहब इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए कोई कंपनी होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड है, डीएसपी म्यूचुअल फंड है, फिडेलिटी है, एचडीएफसी है, तमाम प्रकार की है। तो यानी कि ये म्यूचुअल फंड वाले भी हैं जो शेयर बाजार में रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही विदेशी निवेशक जो एफआईआई के नाम से जाने जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो चाहते हैं कि सर हम भी आपके बाजार में हाथ साफ करेंगे। तो भाई साहब एफआईआई। अब सोचो, बाजार एक, मंडी एक, और उस मंडी से मुनाफा कमाने वाले लोग कितने? दुनिया भर के कागले कागले बैठे हैं वहां पे। भाई अपन भी कमाएंगे, अपन भी कमाएंगे। अब सोचो, जहां इतना मुनाफा होता हो, आप खुद को ना केवल इस बात से इज्जत देना शुरू किया करो कि मैं सबसे लेट हूं इस प्रक्रिया में। क्यों हूं? क्योंकि जब जिन पर मैंने विश्वास किया, देखो आप में से बहुत से लोग आज भी एसबीआई के बैंक खाते के आधार पर अपनी आईडी बताते हैं कि मेरी आईडी ये है, पहचान पत्र ये है। एलआईसी के अंदर किसी ने बीमा करा रखा है तो वो समझता है कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। इतना विश्वास आपका इन कंपनियों पर है। सोचो, ये कंपनियां भी किसी दूसरी कंपनी पर विश्वास कर कर बैठी होती हैं। मतलब आपका पैसा ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगाकर बैठी हुई है। 1.44 लाख करोड़ रुपए हमारी बैंकों ने कमा डाले इस साल। कैसे कमाए? वो अपने पैसे को भाई स्टॉक में लगा के पैसा बना रहे। मैं मालिक हूं, मैं नौकरी नहीं करता, मैं मालिक हूं। मालिक क्या करता है? मालिक सारी कंपनियों को अपना समझता है। अपना समझने के लिए वो क्या करता है? सब कंपनियों के अंदर चाहे चिन्नी भरी सही, यानी कि रेत की आंजली बराबर ही सही, उसका एक हिस्सा अपनी औकात के हिसाब से समय से खरीद लेता है। मैं मालिक हूं। अब वो मेहनत करे, मैं तो सोऊंगा, बस मेरे पास ये पैसा लगाने के लिए पैसा आता रहे, इसलिए मैं नौकरी करने जाता हूं। अदरवाइज मैं हूं तो मालिक ही। मेरे को नौकरी क्यों करनी है? क्योंकि मेरे को उन कंपनियों के थोड़े थोड़े हिस्से खरीदने हैं। ये एटीट्यूड लेकर आना है। मेरे को उन कंपनियों के थोड़े थोड़े हिस्से खरीदने, इसलिए नौकरी करना चाहता हूं। मैं नौकर थोड़ी हूं तो मैं मालिक। भेष बदल कर जाता हूं। मैं भेष बदल कर जाता हूं दिन में 9 से 6, वहां जाकर के मैं नौकरी करके कुछ पैसा लगाकर आता हूं, और फिर रात को 6 से लेकर के सुबह 9 बजे तक मैं मालिक रहता हूं। अगर आपसे आकर कोई 6 बजे के बाद घर की घंटी बजाए, हाँ जी आप कौन? मैं मालिक। आप कौन? आपका ये नेचर जिस दिन डेवलप होने लग जाएगा ना, आप स्वतः ही समझने लगेंगे कि मैं इस देश का निर्माता हूं। ये हंसने की बात नहीं है, ये रियल बात है। आपको बस एटीट्यूड बदलना है, और इस एटीट्यूड के बदलने में ही सारा खेला हो रखा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे लोग अगर कहीं पर भाव कमाने के लिए बैठे हैं, मालिक लोग बैठे हैं, तो ऐसे में तो बड़ी टेंशन ये हो सकती है कि कोई भी यहां पर आपके साथ धोखा कर सकता है। कैसे? भाई सबको माल कमाना है तो धोखा कहीं भी, बहुत सारे लीकेजेस फैक्टर हो सकते हैं। आपने जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दिया वो पैसा लेके भाग गई, आपने जिसके ऊपर विश्वास किया एलआईसी, वो डूब गई। तमाम प्रकार के वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो इन वेरिएबल फैक्टर्स पर रेगुलेटर्स बिठाने पड़ते हैं, कंट्रोल करने वाले बिठाने पड़ते हैं। वो करता है ना वेलकम मूवी में, कंट्रोल उदय कंट्रोल।
वो जो कंट्रोल करने वाली कंट्रोलर अथॉरिटी है उसी का नाम सेबी है। भारत सरकार ने 1992 में एक एक्ट बनाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1932, जिससे यह तय किया कि ये जितने भी प्रकार के एक्सचेंजेस हो रहे हैं, एक्सचेंजेस बोले तो इसका स्टॉक आपने, स्टॉक मतलब हिस्सा, इसका हिस्सा आपने ले लिया, आपका हिस्सा इसने ले लिया, ये जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं इनको रेगुलेट करने वाली एक नियामकीय संस्था होनी चाहिए जिसका नाम रखा गया सेबी। वो कर क्या रही है? वो इन सब पर ध्यान रख रही है, स्टॉक एक्सचेंज पर ध्यान रख रही है, शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई एंटिटी पर ध्यान रख रही। आप तो ये मानकर चलो, अपने अंदर ये विश्वास करके चलो कि अगर मैंने शेयर बाजार में 1% भी चोरी की ना, 1% भी, उसकी नजर से कोई नहीं बचेगा। जैसे वो कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो जो ऊपर वाला सब देख रहा है, इस ऊपर वाले का नाम शेयर बाजार में सेबी है। ये सब देख रही है भाई, ये सब पर नजर बनाए हुए है। कौन क्या कर, मुझ पर भी नजर है इसकी कि ये आदमी कहीं किसी तरह की गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। सब पर नजर है, सब पर नजर रखना ही सेबी का काम है। आप इसलिए सबसे सुरक्षित हैं। दुबई जाकर के लोग सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? वो कहते हैं कि वहां पर हर आदमी कैमरे की नजर में है। और भारत के शेयर बाजार में हर आदमी क्यों सुरक्षित महसूस करता है? क्योंकि हर आदमी सेबी की नजर में है। कि सेबी सब पर निगाह बनाए रखी है, सारे यूट्यूबर्स पर नजर है, सारे टीचर्स पर नजर है, सारे इन्वेस्टर्स पर नजर है, सारे एएमसी पर नजर है, सारी बैंकों पर नजर है, सारे एफआईआई पर नजर है, सब पर नजर है। आप पूछेंगे घनी तेज है सर से भी, तो ये ऐसे कैसे करती है? वो ऐसे करती है साहब कि जब जब वो देखती है कि यहां से मामला ऊपर उठा है, कारण तलाश लो कि ऊपर क्यों उठा है, खेला हो जाएगा। तो वही सारा काम कौन करती है? सेबी करती है। ठीक है साहब। अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों को सारी जानकारी बता दी। अब सर सेबी के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं, तो करने के लिए जरूरत क्या होती है? अकाउंट की जरूरत होती है। और वो जो अकाउंट है मैंने आपको बता दिया, वो अकाउंट शेयर खरीदने के लिए और ट्रेड करने के लिए दो अकाउंट है, लेकिन वो आपस में मर्ज रहते हैं। जो खरीद और बेचना करते हैं वो करते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट से, और जहां जाकर आपका सेव हो जाता है अकाउंट, वो डीमैट अकाउंट कहलाता है। तो मतलब ये समझिए कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप जाकर के शेयर खरीद लीजिए, मतलब खरीदने के लिए कंपनी बना लीजिए, तो वो अकाउंट कहां बनाते हैं आप? डीमैट अकाउंट में बनाते हैं। और वो डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। उसी के माध्यम से आप शेयर खरीद सकते हैं। उसी के माध्यम से खरीद सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि और बंद हो गए हैं। आपको जिसमें ट्रस्ट करे उससे खरीद लें। इतने सारे भारत के अंदर सेबी ने रजिस्टर किए हुए ब्रोकर्स बना रखे हैं। हां, लेकिन इनके अलावा किसी और से नहीं खरीद सकते। अर्थात कोई आकर आपको XYZ व्यक्ति कहे भाई साहब मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है जहां से आप शेयर खरीद सकते हैं, साफ मना कर दीजिएगा कि सॉरी सर, मैं बिलीव नहीं करता। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्या है इसमें? बेटा, आपका जो पैसा लग रहा है ना, उस पैसे के ऊपर सरकारी नियंत्रण होने वाला है। आपकी एक गलत जानकारी मार डालेगी। इसलिए डीमैट अकाउंट पूरे होशो आवास में खोलें। आपने 1,000 रुपए का मेरा कोर्स खरीदा, इसमें जल्दबाजी कर सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में कोई जल्दबाजी ना करें। आप प्रॉपर तरीके से पहले अपने सारी जानकारी साथ लेकर बैठें कि मेरे बैंक अकाउंट से कौन सा नंबर कनेक्टेड है, मेरे पास मेरा पैन कार्ड है या नहीं है, बैंक अकाउंट में और डीमैट अकाउंट में और फोन में, तीनों में सेम नंबर है कि नहीं है, मैं जहां बैठा हूं वहां पर्याप्त इंटरनेट है कि नहीं है। ये सारी चीजें जब सुनिश्चित हो जाएं तब जाकर के ही डीमैट अकाउंट खोलें। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, आप जाकर के उसे फॉलो करें। 15 से 20 मिनट लगेगा, फिर भी समझ ना आए तो मैंने बातें बाजार की पर यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला हुआ है कि क्या क्या करना होता है। पर यह होशो आवास में खोलने वाली चीज है, भगदड़ में नहीं खोलने वाली चीज है। ठीक है साहब। डीमैट अकाउंट मैंने बताया, तो इसकी प्रक्रिया मैंने बता दी कैसे कैसे खोली जाती है, मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है साहब। तो यहां से क्या होता है? ट्रेडिंग होती है। अब डीमैट अकाउंट खोलने के बाद एक काम जो आपको करना होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपको अपना नॉमिनी चुनना होता है। अब ये नॉमिनी की क्या कहानी है? असल में क्या होता है ना दोस्तों, कि आप गलती से, भगवान ना करे कि कहीं निकल लिए से मतलब है कि मरमरा गए, तो ऐसे में आपका जो इतना पैसा था वो किसको मिलेगा? इसके लिए जीते जी आप जहां डीमैट अकाउंट बनाएं, उसी के प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाकर के, वहां ऑप्शन आएगा नॉमिनी का, वहां जाकर नॉमिनी ऐड करें। मेरे प्यारे साथियों, नॉमिनी जीते जी ऐड कर देना। कई बार हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं और वो पैसा सरकार दबाकर बैठ जाती है। यानी कि आपका अपना पैसा जो है ना, अगर आप निकल लिए तो आपकी एब्सेंस में आप जिनके प्रति प्यार रखते हैं, आज आप कहेंगे सर आज तो मेरा प्यार अपनी लुगाई पे आ रखा है, प्रेमिका पे आ रखा है, भाई पे आ रखा है, बहन पे आ रखा है, लेकिन सर कल को पता चला ये लोग गुस्ताखी कर गए मेरे साथ, तो आप बदल सकते हो। नॉमिनी में ये नहीं है कि जिसको आज नॉमिनी बना दिया उसको बाद में नहीं हटा सकते, हटा सकते हो।
सर देखो बात ये है, मैं है ना 30% प्यार तो करता हूं अपनी माँ से, 25% करता हूं वाइफ से, 15% करता हूं बहन से। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, इसी आधार पर आप नॉमिनी डाल दो। आप उसमें डाल दो इतना परसेंट मेरे जाने के बाद इसको मिले, इतना परसेंट इसको मिले, 4 तक नॉमिनी ऐड कर दो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सेशन पढ़ाया था कि हाल ही में भारत के अंदर संशोधन बिल आया है, बैंकों में भी ये कर दिया गया, डीमैट में भी ये कर दिया गया, आप आराम से अपने नॉमिनी बढ़ा सकते हो। तो डन है ये वाली बात कि आप अकाउंट खोलें तो डीमैट के अंदर नॉमिनी ऐड करें। और नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाकर माई नॉमिनी पर जाना है और वहां पर ऐड करना है या किसी को निकालना है, दोनों ऑप्शंस आप कर सकते हैं। हां, जिसको जोड़ें उसके लिए आप अपने पास आईडी प्रूफ जरूर रखें। उस व्यक्ति का जिसे आप जोड़ रहे हैं उसके आईडी प्रूफ से ही भविष्य में जब वो मांगने जाएगा तो अपना आईडी प्रूफ दिखाएगा, तभी जाकर उसे मिलेगा। और उसको होशो आवाज में बता भी दे कि सुन, गलती से मुझे कुछ हो जाएगा तो तेरे को इतना पैसा मिलेगा। ये बात याद दिला दें ताकि वो आपके मरने का ढंग से इंतजार करे। मतलब ये नहीं कि आपके साथ बेदर्दी करे। मैं नहीं चाहता कि ईश्वर आपको कुछ करे, मुझे कुछ करे। हम सब लोग जीवन जीना चाहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन अनफोर्सीन सिचुएशन किसी ने नहीं देखी। अभी ये बबूला है, फूट जाए किसी को क्या ही पता है। आप भी अभी सुन रहे हैं, पता चले मोबाइल हाथ से छूट जाए, किसी को कुछ नहीं पता है ना। तो ऐसे में लोड ना लें, एकदम जिंदगी चिल टाइप से जिए। जीते जी जब आप जी रहे हैं तो बस उसको इतना अच्छे से जिए कि जब आप मृत्यु शैया पर हो और आप अपनी लाइफ को एक बार रिवाइंड करके देख रहे हो कि मैंने जिंदगी कैसी जी, तो वैसी फीलिंग आए कि जैसे आप रोला कोस्टर की राइड पर थे। रोला कोस्टर नहीं तो वो बड़ा वाला झूला जिसको जब वो चल रहा होता है तो एकदम फट रही होती है, बुरी वाली की एंजाइटी हो रही होती है, गुदगुदी सी मच रही होती है। जिंदगी में इतना रिलैक्स मिले जब झूले से उतरने के बाद जब आप बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बस वो वाली फीलिंग है ना, जब आप मृत्युशैया पर हो तो रहे इस लेवल पर अपनी जिंदगी को जिए। तो जिंदगी जीना है, बाकी जी तो कीड़े मकोड़े भी रहे हैं जिनके मरने पर किसी को असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप ये काम करें, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आपके जो शेयर हैं ये कहां जाकर जमा हो रहे हैं, मैंने ये भी बता दिया। जब आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड सरकारी सिस्टम है ये, जहां पर जाकर डिपॉजिट होते हैं। और अगर आपने सेंसेक्स से खरीदे यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे तो वो सीडीएसएल में, यानी कि जो डीमैट अकाउंट है ना, इट इज प्रोटेक्टेड बाय डिपॉजिटरी सर्विसेज, जो कि सरकारी है। सरकारी एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल। ये एनएसडीएल और सीडीएसएल सरकारी सुविधाएं हैं जो आपके लिए तिजोरी का काम करती हैं। इनमें कोई सेंधमारी नहीं हो सकती। मतलब आप ऐसे समझिए, आपने शेयर खरीदा, आप कहें सर मेरा शेयर चोरी हो गया, नहीं हो सकता, वो सरकार ने अपनी तिजोरी में जमा करके रखा है। तो दोनों में एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड है और दूसरा सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड है। एनएसडीएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को गारंटी देती है और ये बीएसई को देती है। तो दोनों के अंदर आप इस बात को समझकर चलिएगा, ठीक है ना। इसको पहचानने का तरीका क्या है, जब आप कोई शेयर खरीदेंगे ना तो आपके मेल पर एक मेल आएगा जिसमें एनएसडीएल द्वारा 14 कैरेक्टर का एक न्यूमेरिक कोड भेजा जाएगा। ऐसे ही जब आप बीएसई से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं तो 16 नंबर का एक कोड भेजा जाता है सीडीएसएल द्वारा डीमैट अकाउंट के अंदर कि बेटा ये पकड़ो, ये तुम्हारा कोड है, इस कोड से तुम्हारे यहां पर पैसा आ जा रहा है, ठीक है। सबका एक यूनिक कोड है, इसमें कोई सेंधमारी नहीं हो सकती। जैसे सबका एक पैन नंबर होता है, सबका एक जीएसटी नंबर होता है जो जीएसटी व्यापार करते हैं, ऐसे ही आपका यहां पर एनएसडीएल और सीडीएसएल कोड होता है। डीमैट अकाउंट के साथ साथ चाहे तो आप अपने इन दो कोड को भी लिखकर रख सकते हैं कि ये मेरे कोड हैं जो मेरी पहचान बने हुए हैं, ठीक है साहब। अच्छा, तो ये उम्मीद है मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, जब डीमैट अकाउंट में आप ट्रेड करने लगे तो उस समय अपने साथ जिस बैंक को जोड़ें, तो बैंक में क्या है कि आपके नंबर से जितने बैंक खाते जुड़े हैं उन सबको आप लिस्ट कर सकते हैं। 5 बैंक तक जोड़ने का प्रावधान जो मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है उसमें है। इसके अलावा अगर आपने शेयर बेचे तो वो पैसा किस बैंक में जाएगा, वो आपकी प्राइमरी अकाउंट में जाएगा। तो आप डिसाइड कर दें कि कौन सा बैंक खाता मेरा प्राइमरी अकाउंट कहलाएगा, तब जाकर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब बड़ा सवाल यह है कि सर बाकी तो सब सही है, हमने खरीद लिया, लेकिन बेचने वाले ने बेचा ही नहीं तो देखो, इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कि आपने जिससे खरीदा उसने बेदाग तरीके से आपको बेच दिया, इस प्रक्रिया को भी भारत सरकार, एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके माध्यम से पुख्ता कराती है। इसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर खरीदा है तो इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके माध्यम से तय किया जाता है कि शेयर खरीदा गया है तो वो आपके खाते में पहुंचे, पैसा बैंक में ना अटके, किसी प्रकार की धांधली ना हो। तो इस पूरी प्रक्रिया को सरकार की 2 एजेंसी हैं, एक का नाम है एनएससीसीएल जो कि एनएससी के लिए काम करती है और दूसरा का नाम है आईसीसीएल जो ये तय करती है
कि आपके ट्रेड में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और वो आपका ट्रेड सुगम तरीके से कंप्लीट हो। इस प्रकार से आप समझिए कि जब आप शेयर खरीदने जाते हैं तो खरीदने से लेकर आपके अकाउंट में आने तक कितने तरह की संस्थाएं सरकारी रिलेटेड हैं, सोचिए। पूरी प्रक्रिया सेबी मॉनिटर कर रही है। इसके बाद में आपके सारे के सारे शेयर जो हैं सीडीएसएल या एसडीएसएल में, एनएसडीएल में बंद हैं। इसके बाद में इन शेयर्स को डिपॉजिटरी में रखने के साथ साथ बैंक अकाउंट से वो कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ में आपके इन ट्रांजैक्शंस में कोई सेंधमारी ना हो, इसके लिए सरकार की 2 अन्य एजेंसियां भी हैं। तो आज के सेशन में जो हमने जानकारियां प्राप्त की उसमें मैंने आपको यह बताया कि इंटरमीडिएरी कौन कौन से हो सकते हैं। आप ब्रोकर के रास्ते, सब ब्रोकर के रास्ते, जैसे मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया, ये सब ब्रोकर्स हैं, मैं उसके लिए सब ब्रोकर का काम कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया कि आप इस रास्ते से खरीद लीजिए, ये सब ब्रोकर की सुविधा हुई। यहां से आप शेयर अकाउंट से यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ अपना डीमैट अकाउंट रिलेट एक साथ ही रहता है। आपका डीमैट प्लस ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से ट्रेड करते हैं वो आकर के आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से कर रहे होते हैं। आप एक ही अकाउंट जब खोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट खोल रखा है, उसी डीमैट से ट्रेडिंग अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, आपको एक यूनिक कोड मिला हुआ है, उसी से आप ट्रेड करते हैं। खरीदते ही वो तुरंत आपके डीमैट अकाउंट में आकर सुरक्षित हो जाता है, वहां से वो नहीं छिड़ता है। ठीक है, डिपॉजिटरी क्या होता है ये मैंने आपको बताया, एनएसडीएल क्या होता है, सीएसडीएल क्या होता है ये मैंने बताया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैसे काम करता है ये मैंने बताया। तो इस प्रकार से आज के सेशन में मैंने आप लोगों को आपके और शेयर के बीच में आने वाले लोगों के बीच में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी बता दी।